ये कितनी बड़ी कामयाबी देश की सरकार की है, हिंदुस्तान की है कि अगर तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया है, और साथ ही साथ क्या अब एक पूरा लंबा कानूनी प्रोसेस चलेगा जिसमें वक्त लगेगा इसको सजा दिलाने में, या फिर ये सब कुछ जल्दी भी हो सकता है? ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा। ये जो 174 लोगों का हत्यारा तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में नौकरी करता था कैप्टन के रूप में, और बाद में आईएसआई को सपोर्ट करने लगे आतंकवाद फैलाने के लिए हिंदुस्तान में, तो उसको ये लाया गया। सोचिए 13.5 साल लग गया इस आदमी को हिंदुस्तान लाने में, 13.5 साल। मतलब ये मुझे तो ताज्जुब होता है कि क्या न्याय व्यवस्था है, विश्व का क्या ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है कि आदमी 174 लोगों की हत्या कर देता है और 13.5 साल लग जाता है। क्योंकि अमेरिका के भी कुछ लोग इंटरेस्टेड थे इसको सपोर्ट करने में कि हिंदुस्तान ना आए। ये तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो यहाँ आया है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न्याय उसके साथ होगा और इसकी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। एक सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि तुम यदि हिंदुस्तान में आतंकवाद करोगे तो तुमको एक बहुत कॉस्ट ऑफ जो टेरर है वो बहुत महंगा तुमको पड़ेगा। ठीक है सर, प्रभुदयाल जी। और जब एक सेकंड और मुझे एक दुख, एक बात का और दुख होता है, जब उस समय के एयर चीफ ने मौजूद उस समय के सरकार से कहा था कि हमको परमिशन दीजिए जब पाकिस्तान को सबक सिखाए, लोग चुप बैठे। जब ओबामा ने पूछा था कि आपको तो पता था कि पाकिस्तान का हाथ है, अब क्यों नहीं सबक सिखाया पाकिस्तान को, तो मनमोहन सिंह ने कहा था गलत संदेश जाएगा एक वर्ग विशेष को। ये तो देश की हालत थी। ठीक है, और इसी से सरकार इनको साथ मिलता था, सिस्टम बदला। और देखिए वो आतंकी जिसने मुंबई को दहलाया था, मुंबई को दहलाने में मदद की थी आतंकियों की, उसको अब हिंदुस्तान की जमीन पर लाया गया है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अब शुरू होगी और उसको सजा तक पहुंचाया जाएगा। प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेट हैं। प्रभु जी, आप क्या मान रहे हैं कि एक बड़ी जीत ना सिर्फ देश की है बल्कि भारतीय जनता की भी है, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदुस्तान का चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले? जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत के जितने भी लोग हैं वो इस कामयाबी से बहुत खुश होंगे। देखिए, ये कामयाबी कई चीजें दर्शाती। पहली बात तो ये कि अमेरिका के साथ अब हमारे संबंध बहुत मजबूत हो गए हैं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्राडाइट करने का डिसीजन था, इसमें एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का बड़ा रोल है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा था कि वो एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं तहव्वुर राणा को क्योंकि वो मुंबई टेरर अटैक में इन्वॉल्व था, वो एक टेररिस्ट है। दूसरी बात, अब जब ये गवाही देगा, इसकी जो उसके ऊपर केस चलेगा, इससे जो तहकीकात होगी, उससे ये भी पता चलेगा किस तरह से डिटेल में कि कैसे कैसे पाकिस्तान की आईएसआई ने मुंबई टेरर अटैक को मास्टरमाइंड किया था। देखिए, सब जानते हैं कि आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी। आईएसआई ने लश्कर तैयबा से ये करवाया। अब जब तहव्वुर राणा के केस में उससे सब बात निकलेगी तो ये साफ हो जाए कि पाकिस्तान आईएसआई में कौन कौन अधिकारी थे, उन्होंने किस किस तरह से। और मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान भी आज आतंक से पीड़ित है। पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि आतंक को पालना पोषना उसके लिए कितना बुरा वक्त लेकर आया है और किस हालत में पाकिस्तान पहुंच गया। और मुझे लगता है कि रजा फैसल जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी आज खुशी हो रही होगी कि इस तरह की गतिविधि में शामिल लोगों को न सिर्फ पकड़ा जा रहा है, उनको सजा तक दिलाने की पूरी तैयारी चल रही है। रजा फैसल, आज खुश हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग खुश हैं और हमें खुशी इस बात की भी है कि एनी टेररिस्ट, जो भी टेररिस्ट, जहां पे भी वो टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा, उसके थोड़ा सा भी अगर वो इन्वॉल्व है, उसको ट्राई करना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड जहां तक बात है कि आपकी तरफ से जो गेस्ट हैं वो बार बार ये मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान एज अ स्टेट इन्वॉल्व कभी भी नहीं रहा किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ सेगमेंट्स सोसाइटी के क्या बोल रहे हैं आज, क्या बोल रहे हैं आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब आप चोरी और सीना चोरी, आप इस तरह से आतंकवाद फैलाते हैं हिंदुस्तान में और कहते हैं पाकिस्तान नहीं है। एंकर प्लीज, अगर आप कौन सपोर्ट करवा सकते हैं? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप लोग आतंकवाद के जड़ हैं।
फैजल साहब आपको इसलिए टोक रहे हैं एसपी सिन्हा, फैजल साहब इसलिए आपको टोक रहे हैं एसपी सिन्हा क्योंकि आपने कहा कि एज अ स्टेट पाकिस्तान कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। इसके लड़ाई करने नहीं आया, नहीं रजा साहब, तो मैं चलता हूँ। पाकिस्तान फैजल साहब आप अपनी बात कहिए। बकवास करनी शुरू कर देनी है तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं, एक सेकंड, हिंदुस्तान में तबाही करते रहे हो, चाहे ये कौन है सिन्हा साहब एक सेकंड, हर एक महीना में कोई ब्लास्ट। एसपी सिन्हा एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। एसपी सिन्हा एक सेकंड, बदतमीज बीच में बोली जा रहा है। नहीं बदतमीजी तो आपका स्टेट करती है ना, जब आपका स्टेट, और बदतमीजी तो आपकी तरफ से हो रही है। फैजल साहब बदतमीजी तो आपकी तरफ से हो रही है कि एक तरफ आप आतंकियों को भेजते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारा देश आतंकियों के साथ नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आज का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान को तो ये समझ में आने लगा है कि आपने बबूल का पेड़ बोया और बबूल ही काट रहे हैं। कम से कम आप लोग तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आप लोगों को तो इसकी मुखालफत करनी चाहिए। करते हो तो मैं मुखालफत कर रहा हूँ ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, फैजल साहब को बोलने दीजिए। एपी सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है मुजफ्फराबाद कोठी में? बोलो, बकवास करते हो खाली। ये वही है ना जो कि कह रहे थे कि उस वक्त भी हमने कहा था कि आप हमला करते पाकिस्तान पे हमला 2019 में फरवरी में पूरा आपने किया नहीं है, आगे से चपेड़े नहीं खाई पाकिस्तान से। आपको शर्म करनी चाहिए। इस तरह की जर्नैल जो है ना वो टीवी पे बैठ के हमें लड़ाते हैं। इस तरह की आप देखिए फैजल साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सच बोलेंगे, आप पाकिस्तान के हक में बोलेंगे और हिंदुस्तान से आज जो आपको चाहिए उसके लिए कुछ अच्छी बात आप करेंगे, लेकिन आप उसी मोड़ पर हैं फैजल साहब, आप उसी मोड़ पर हैं मिस्टर फैजल, आप उसी मोड़ पर हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान एज ए स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। कमाल का, तो आपकी स्टेट एज अ स्टेट टेररिस्ट स्टेट है। फॉरेन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म। यादव कहां से पकड़ा गया, गुप्ता कहां से पकड़ा गया, कौन करवा रहा है, कौन खालिस्तानियों को कौन मरवा रहा है? आप दूसरे मुल्कों में टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर टेररिस्ट स्टेट, you yourself are a terrorist state, raw involved है। NIA लगाई हुई है। NIA वही NIA नहीं है जिसने के प्रोब करके दिया था कि समझौता एक्सप्रेस और मक्की मस्जिद का जो हमला हुआ था वो आपके ही मानद वगैरह ने किया था, लेकिन आपने कहा था कि NIA जो है वो फेल हो गई। अब कहां से पास होगी NIA? आतंकी बनाते हो तुम, आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हो। पहले तो आप बहुत बदतमीज हैं कि आप किसी के बोलते हुए उसके बीच में फलांगते हैं। आपको इतनी तमीज नहीं है। बदतमीजी तो ये भी है ना फैजल साहब, फलांगते नहीं है। बदतमीजी मिस्टर फैजल एक सेकंड, एसपी सिन्हा रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, एसपी सिन्हा एक मिनट रुकिए, एसपी सिन्हा एक मिनट रुकिए सर, प्लीज एक मिनट रुकिए। मिस्टर फैजल, बदतमीजी तो ये भी है ना कि आतंकवाद पूरी दुनिया को आप दे रहे हैं, दुनिया भर के देशों ने आप लोगों को बैन कर दिया है। दूसरे देश तो छोड़ दीजिए, अरे इस्लामिक मुल्कों ने भी आप लोगों के वीजा पर बैन लगा दिया है। मैं रोज रात को 10 बजे कार्यक्रम करता हूं, आपको मौका मिले तो देखिए कि आज हर पाकिस्तानी क्या सोचता है। आप लोग सड़क पर क्यों आ गए? उसके पीछे पाकिस्तान में आतंकवाद है, उसके पीछे आपकी जमहूरियत है, उसके पीछे आपकी सरकार है, और आप जैसे लोग जो बैठकर डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, टेररिस्टों को और आतंकियों को बनाने वाले अपने जमहूरियत में बैठे हुए अपनी सरकार को जो डिफेंड करते हैं, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मिस्टर फैसल, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, एक सेकंड रुक जाइए। रजा मुबीन पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, रुक जाइए एक सेकंड रुकिए। राजा मुबीन, अपने लोग पकड़े जाते हैं पूरी प्लीज, आपको पता है, अरे अगर आपको समझ में नहीं, अगर मिस्टर फैसल अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर एसपी सिन्हा की बात नहीं समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो अपने ही मुल्क के लोगों को सुन लीजिए। रोज रात को 10 बजे दिखाता हूं मैं कि आपके मुल्क के लोग आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, आपकी सरकार के लिए क्या बोलते हैं, आपके यहाँ जो आतंकवादी पलते पुसते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं। जरा सुन लीजिएगा, आज रात में बैठकर देख लीजिएगा, रात में 10 बजे देख लीजिएगा। रजा मुबीन, अब शांत हो जाइए, फैसल साहब की आवाज को कम कर दीजिए। रजा मुबीन, ये वक्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पता चल गया है कि आतंक को बढ़ावा देने, आतंक को अपनी सरजमी पर पालने और बड़ा करने का जो नतीजा है वो क्या है। और आज भी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर बैठकर यह कहता है कि हमारा मुल्क आतंकवाद नहीं क्रिएट करता है और दूसरे देशों में आतंकवाद नहीं भेजता है, तो यह तो हास्यास्पद बात लगती है। दुनिया भर के देशों ने आप लोगों को क्यों बैन कर दिया है?
क्यों पाकिस्तानियों को मुंह छिपाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों पाकिस्तानियों को कोई भी देश अपने यहां एंट्री नहीं देना चाहता है? रजा मुबीन। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसको बात पूरी करने दीजिएगा। श्योर, एक एक करके। और जब बात पूरी नहीं होती है, बात नहीं होती, क्योंकि फिर बीच में सारे बोलने लग जाते हैं। हर बंदे को राइट हासिल है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके पहली जो आपने बात की उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। पाकिस्तान एक इस्लामिक एक मिनट रुक जाइए। और वो कभी भी नहीं चाहता। सर माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं मुबीन साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं लौट कर आ रहा हूं, क्योंकि छोटू चाय वाला मुंबई में, वो छोटू चाय वाला जो ये पूरी कहानी बताना चाहता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा बताइए कि किसने, कैसे और क्या मदद की गई थी, किसके द्वारा? छोटू चाय वाला। सर जी, मेरा नाम मोहम्मद तौफीक शेख है। छोटू चाय वाला, मैं बचपन से छोटू चाय वाला करके कहता सर। सर उस दिन ऐसा हादसा हुआ, ना कोई जात, ना मजहब, ना धर्म, ना इस्लाम। बकरीद का महीना चालू था, लोग त्योहार मनाने गांव जा रहे थे स्टेशन पे बैठ के। कोई भाई बच्चे बकरीद की तैयारी करके, कोई शादी के लिए। उन लोगों को क्या गलती था जो त्योहार मनाने, बकरीद मनाने गांव जा रहे हैं? उनको गोली मारने की क्या जरूरत था? पाकिस्तान वाले लोग, आतंकवादी लोग को क्या जरूरत था? हाँ, इस्लाम सिखाता नहीं है किसी को गोली मारना, किसी की जान बचाना सिखाता है। लेकिन छोटू, लेकिन बात यह है ना कि जब गोली निकलती है ना बंदूक से, तो वो किसको जाकर लगेगी, ये उस गोली को नहीं पता है कि किसका धर्म क्या है। और आतंक जब पलता बढ़ता है और आतंकी जब खड़े होकर फायरिंग करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते हैं कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है या कोई और धर्म से है। वो तो गोली चलाता है, क्योंकि उसके दिमाग में जहर भरा गया होता है कि जाओ और एक मुल्क को, एक शहर को तुम्हें तबाह करना है। छोटू चायवाला, बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था। और आज पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए जो सुन रहे हैं। छोटू, एक बार फिर से बताइए, सिर्फ हिंदू नहीं मरे थे उस दिन, 174 लोगों की मौत हुई थी, सिर्फ हिंदुओं की मौत नहीं हुई थी। एक पूरा परिवार बकरीद मनाने गांव जा रहे थे, पूरा परिवार शहीद हो गए, इंतकाल कर गए। उनकी क्या गलती थी? आतंकवादी का कोई जात, दीन, इस्लाम, मजहब नहीं होता। कुरान नहीं सिखाता है कि तुम उसको गोली मारो। कोई घायल है उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, उनकी इलाज कराओ। बाजू वाला भूखा है उनको खाना खिलाओ। बाजू घर में कपड़ा नहीं, उनको कपड़ा दिलाओ। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है। जो भी पत्रकार भाई साहब बैठे हुए हैं ना, उनको ये मालूम होएगा। और हम लोग किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। आके पीछे से वार करोगे ना, किसी के हाथ में कुछ नहीं, गांव जाने की खुशी में उनको आगे मारोगे। अरे लड़ना है तो ठीक है छोटू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुबीन साहब, आप सुन रहे थे ना, ये हिंदुस्तान का एक मुसलमान बोल रहा था। वो कह रहा है कि कैसे उस रात जब आतंकी पहुंचे थे, गोलियां चल रही थी, तो शिकार सभी लोग हो रहे थे। और भले ही आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी जहां से आते हैं वो एक ही धर्म के लोग होते हैं। अभी मैं बताऊं मुबीन साहब? ठीक है, आप सुनिए डिटेल। सबसे पहली बात जहां से मेरी बात आपने काटी थी वो ये थी कि देखें, हम क्या करते हैं कि किसी भी सोच समझ से अलग हो के, जब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता या हम किसी को पकड़ नहीं पाते या फिर हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो फिर हमारे पास एक सीधा सा रास्ता है कि हमने वो ब्लेम पाकिस्तान पे ही डालना है। कैसे? क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता वे नहीं है। तो हमारे पास कसाब कहां से आया था? क्योंकि हम वो कुछ कसाब कहां से आया था? अरे कसाब कहां से आया था? आपके ही देश के आज दिन तक कसाब का प्रूफ मिस्टर मुबीन, आपने एविडेंस दिया, मुंह से कहने से सुनिए। अरे भारत को तो छोड़ दीजिए, अरे भारत को छोड़ दीजिए, सुनिए अभी। अरे तहमूर राना को भी सबूतों के साथ हिंदुस्तान आ गया। मेरी बात सुन लीजिए मिस्टर मुबीन, भारत के जर्नलिस्टों को, जांच एजेंसियों को छोड़ दीजिए। आपके ही देश के पत्रकारों ने कसाब के गांव को, उसके परिवार के लोगों को खोज निकाला था और आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारा था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके ही देश के लोग जब आप लोगों के मुंह पर तमाचा मारते हैं और आप लोग कहते हैं सबूत। हम ये कहते हैं कि किसी जगह भी दहशतगर्दी हो, हम उसके खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी कोई स्टेट कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हर स्टेट चाहती है कि उसके शहर, उसके सिटीज की आवाम खुश रहे। लेकिन ये बात याद रखें,
हम बगैर एविडेंस के किसी स्टेट में ब्लेम नहीं कर सकते। और आपने कहा कि पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं और आप आएंगे छोड़ देंगे? एक दफा पाकिस्तान में आए और फिर जाए। जो डेविड हेडली और पाकिस्तान में लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हैं कि नहीं बैठे ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की सेना बुर्का पहनने की तैयारी में है। मिस्टर मुबीन, पाकिस्तान की सेना बुर्का पहनने की तैयारी में है। आपको इल्म है, आपको मालूम होगा कि आपकी सेना के जवान अधिकारी सेना छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। छोड़िए, रहने दीजिए। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है आप लोगों की करतूत। और अच्छी बात तो यह है कि अब वहां की जनता भी जानने लग गई है, अब वहां की जनता भी जानने लग गई है। एक बार एसपी सिन्हा क्या कह रहे हैं उनको जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मानवता के नाम पे कलंक हो, दहशतगर्दी का कोई भी इंसान किसी भी मजहब का तुम लोग मानवता के नाम पे एक ही मजहब से क्यों आते हैं आतंकी? हर आतंकी का धर्म एक ही क्यों होता है, ये बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। और हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है, इसका जवाब दे सकते हैं क्या? हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो वो बंदा पाकिस्तान का ही क्यों निकलता है? दुनिया भर के देश के पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं। अरे उमराह तक करने की अब आप लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी, उमराह करने की इजाजत नहीं मिलेगी अब आप लोगों को। ये लोग शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया, आप लोगों ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। और ज्यादा शर्म आपको इसलिए आनी चाहिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट होने के नाते कम से कम आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं। एसपी सिन्हा को स्क्रीन पर रखिए और वो क्या कहना चाहते हैं जवाब देना चाहते हैं, उनको जरा एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसको आप जी के पास जाऊंगा। नहीं है एसपी सिन्हा, एजेंट्स ऑफ आईएसआई। एसपी सिन्हा आप बोलिए। मैं बोलता हूं, एक प्रश्न मैं रेज कर रहा हूं इन दोनों पाकिस्तानी प्रवक्ता से। मेजर इकबाल ऑफ आईएसआई वो कौन व्यक्ति था जिसने राणा को इंट्रोड्यूस करवाया हेडली से, और राणा ने पूरा एडम एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। पूरा जो राणा का था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस, उसके नाम पे उसका ऑफिस में बॉम्बे में भी था, दिल्ली में भी था, पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पूरा रेकी किया और हेडली को मदद किया। और हेडली ने कोर्ट में एडमिट किया है, हेडली ने एडमिट किया है कोर्ट में कि राणा के सपोर्ट में, राणा ने पूरा सपोर्ट किया है। तो इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रवक्ता ये अफीम खा के आ जाते हैं। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद और तकरीरें जो आतंकियों की, जो जिनको दुनिया आतंकी मानती है, उनकी तकरीरें शरेआम झूठ बोलता है ये लोग, ये किसी को बताने की शरेआम झूठ बोलता है। अब बेशरम लोग हैं, ठीक, बेशरम है, बेशरम। एक बार मैं मानवता के नाम पे आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन प्रभु दयाल जी, यही बेशर्मी और यही अंदाज पाकिस्तान को लेकर डूब रहा है। लेकिन पाकिस्तान डूब रहा है, हमें करना क्या है? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी और पाकिस्तानी भी अच्छे से रहें, क्योंकि पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। हम तो कोशिश करते हैं कि रास्ते पर आ जाएं, लेकिन ये लोग रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं। तो अब मोदी सरकार ने फाइनली ये तय कर लिया है कि आतंकियों में आतंक पैदा करके रखना है। आतंकी हिंदुस्तान की जमीन को छू नहीं सकते, और अगर छूने की कोशिश करेंगे तो तहव्वुर राणा को अमेरिका से हिंदुस्तान में उठाकर ले आएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा कड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी बच नहीं सकते। ये संदेश अब हमारी सरकार से जा रहा है। देखिए, हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे आई थी तो उन्होंने पाकिस्तानियों को बड़ी हिदायत दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम सांप पालोगे अपने घर में तो ये ना सोचना कि वो जाके सिर्फ पड़ोसी को काटने के लिए, वो आपको भी काट लेगा। यानी कि टेररिज्म से नुकसान आपको बहुत होगा, और वही हो रहा। अब जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था या नहीं, डेविड हेडली ने जो उसका शिकागो में ट्रायल हो रहा है उसमें साफ साफ बता दिया है कि किस तरह से पाकिस्तानी आईएसआई के ऑफिसर्स ने उसको मिलाया मेजर तहव्वुर राणा से, और तहव्वुर राणा को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो डेविड हेडली के साथ काम करे, और डेविड हेडली जो था वो लश्कर एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। देखिए, तस्वीरें सामने आ रही इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हलचल बढ़ गई है। और क्योंकि तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाना है, यहीं पर उसे रखा जाएगा, यहीं पर उससे पूछताछ होगी। कोर्ट में पेशी के बाद यहीं पर एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। एनआईए, रॉ और भारतीय जांच एजेंसियां आज तहव्वुर राणा को लेकर पहुंची है भारत,
और यहां पर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से अब उसे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा रहा है, क्योंकि 3 रास्ते तैयार किए गए हैं एनआईए हेडक्वार्टर लाने के लिए। तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से ले जाना है यह आखिरी वक्त में सुरक्षा एजेंसी तय करेगी। ये इस रास्ते के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है। ऐसे में देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ पर हलचल काफी तेज हो गई है, हलचल बढ़ गई है और वहां पर सुरक्षा कर्मियों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीरें, एनआईए कस्टडी में आतंकी तैमूर राना को रिमांड पर लेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट। अब देखिए बड़ी खबर इस वक्त की और पूरे हिंदुस्तान के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, 17 साल से जिस न्याय का इंतजार हिंदुस्तान और मुंबई के लोग कर रहे थे, उस तैमूर राना को आज ले आया गया है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में अब उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए सजा तक ले जाया जाएगा। तैमूर राना को रिमांड पर लेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट। आपको बता दें कि एनआईए की टीम जो है वो डिमांड करेगी कि उनको रिमांड मिले, और उस डिमांड को जो मजिस्ट्रेट होंगे वो मानते हैं या फिर जेल भेजते हैं, यह देखना होगा। लेकिन तैमूर राना को से क्योंकि पूछताछ करनी है और ऐसी कंडीशन में रिमांड मिलती है, जो टीम होती है, जो जांच टीम होती है, उसको रिमांड मिलती है। अब ये रिमांड कितने दिन की मिलेगी और अगली पेशी कब होगी, एक बार जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें एनआईए हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि हलचल काफी तेज हो गई है, सुरक्षा कर्मी पोजीशन ले रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं आप देख रहे हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के साथ साथ लोगों की आवाजाही वहां पर प्रतिबंधित की गई है। सड़क पर आप देख रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही नहीं, क्योंकि इस रास्ते को पूरी तरीके से अब ब्लॉक किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है और यहां तैमूर राना को रखा जाएगा। फैजल साहब, आपके पास लौट कर आ रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं और पाकिस्तान की जो हालत है, उसके बाद आप कम से कम ये नहीं कहेंगे कि हमने सांप को नहीं पाला और सांप हमको नहीं डस रहा है। आप उठाकर देख लीजिए कि पिछले सिर्फ 2 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ है, कैसे खुद का पाला हुआ सांप आप लोगों को डस रहा है। देखिए, आपका शुक्र है, आपका सवाल खत्म हो गया। यहाँ सबसे पहली बात यह कि अगर हिलरी क्लिंटन ने यह कहा था कि हमने सांप आपने खुद पाले और वो अब आपको डस रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी जिसका भी चर्चा होना चाहिए, वो ये है कि सीआईए ने मुजाहिदीन को बनाया, सीआईए ने उनको स्टिंगर्स दिए, सीआईए ने उनको पाला पोसा, और जब उनका काम खत्म हो गया वो पाकिस्तान को देके चले गए कि तुम इनकी टेक केयर करो, इनको मारो, जो मर्जी करो, और आज हम लोग वो भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वक्त मिले तो शास्त्रा यूनिवर्सिटी में बोला गया वो सारे का सारा जो लेक्चर था ना, वो अजीत डोभाल का, वो बैठ के सुनिएगा और वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में आतंक कहां से आ रहा है, और वो आपको बताएगा कि डिफेंसिव ऑफेंस क्या है और कैसे टीटीपी और आईएसकेपी जैसे इदारों को पैसे देके उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को अब पाकिस्तान में, अब मुझे पता है पाकिस्तान में बैठकर भी अजीत डोभाल का ही वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आपको अपनी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि ज्यादा भरोसा आपको हिंदुस्तान पर ही है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, मजबूरी भी है आपकी कि अपनी सरकार और अपने देश के खिलाफ आप कैसे बोलेंगे। अजीत डोभाल पर मुझे पता है कि आप लोगों को भी भरोसा है कि अजीत डोभाल जो करेंगे वो सही करेंगे, हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, अगर पाकिस्तान से भी आतंकी खत्म होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि आप अपनी टोपी भले ही ट्रांसफर कर लीजिए, मिस्टर फैसल, आप टोपी भले ही ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन यह बताइए कि अगर हिंदुस्तान ये तय कर लेता है कि आतंकियों को यहाँ नहीं घुसने देना है, आतंकवाद को खत्म करना है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान कर लेता है, तो पाकिस्तान की सरकार क्या चूड़ी पहनकर बैठी है? पाकिस्तान की सरकार क्या चूड़ी पहनकर बैठी है? मुझे बताइए ना, आतंकियों के कैंप क्यों चल रहे पाकिस्तान में? आतंकियों के कैंप क्यों चल रहे पाकिस्तान में? क्यों नहीं उसमें आग लगा देते हैं आप लोग? पाकिस्तान कोर्ट में वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया गया? पाकिस्तान से आतंकियों का वॉइस सैंपल पाकिस्तान कोर्ट में क्यों नहीं दिया गया? मुझे पता था वॉइस सैंपल देगा, सबूत हो जाएगा, सबूत हो जाएगा, फिर पाकिस्तान का प्लान क्या हो सकता है? जाएं और कनाडा के साथ प्रिजनर एक्सचेंज करें। पाकिस्तान ही आईएसआई ही नहीं, पाकिस्तान हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर फैसल, के जो लोग हैं, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मुल्क हमारे पास आ रहे हैं, कटोरा लेकर घूमने की जरूरत आपको है। लेकिन एक सलाह मिस्टर फैसल, एक सलाह कि आपकी सरकार क्या चूड़ी पहनकर बैठी है? और आप चूड़ी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी सरकार चूड़ी पहनकर बैठी है तो आप जैसे पत्रकारों को क्या उसको डिफेंड करना चाहिए या अपने देश को सच बताना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए? गुजर जाता है तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। आज अगर 174 लोगों का हत्यारा और ये बेशरम पाकिस्तानी देखो किस तरह से बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आप कह रहे हैं ना कि आप शायद कोई बहुत बड़े महान चीज बन गए हैं,
आज भी आपका आधा मुल्क जो है वो नोटा लेके आप नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही है और पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको अपने लोगों को सुनना है, आपको पाकिस्तानियों को सुनना है, आम पाकिस्तानियों को सुनना है, तो रात में 10 बजे टाइम्स नाउ नवभारत लगा लीजिएगा और वहां सुनिएगा कि पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे थूकते हैं अपनी जमहूरियत और अपनी सरकार के ऊपर, कैसे आप जैसे लोगों के ऊपर थूकते हैं वो लोग, और कैसे वो लोग कहते हैं कि आज हिंदुस्तान कहां है और पाकिस्तान कहां गर्त में चला गया है। उसको सुनिएगा, रात 10 बजे लगा लीजिएगा टीवी, टाइम्स नाउ नवभारत। आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा मुबीन, मिस्टर मुबीन, मेरा सवाल वही है आपसे कि सांप आपको डस रहा है, आप लोग तब भी टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई आप लोगों को मान लेना चाहिए ना कि हिंदुस्तान ने जो ठाना वो हिंदुस्तान कर रहा है। तहव्वुर राना को लेकर आ गए और उसको अब आखिरी मंजिल तक लेकर जाएंगे, उसको सजा दिलवाएंगे। आप लोग भी तो कम से कम अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। हिंदुस्तान का साथ चाहिए तो हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि आतंकवाद खत्म करो और हाथ मिलाओ। राणा का जब अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ होगा ना, अभी मेरी बात सुने, ये सीना को बंद कराएं, सीना बंद हो तुम यार। सिन्हा साहब मैं आऊंगा, एक बार मुबीन साहब को बोलने दीजिए। बंद कर। अभी मेरी बात सुने, पूरी बात तवज्जो से सुना करें। एक बंदा सुनता है ना, काबिलियत यही कहती है कि एक बंदे को सुना जाए फिर दूसरा उसका जवाब दे। अगर बीच में अगर ऐसे होता रहेगा फिर कोई किसी को समझ नहीं सिन्हा सकेगा। साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, एसपी सिन्हा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मिस्टर मुबीन को सुनिए। अगर उनको बीच में टोकने की जरूरत पड़ेगी तो मैं भी टोकूंगा और आप भी बोलिएगा। अच्छा यार तो पहलवानी करते हो तो मैदान में आ जाओ ना, इसमें टोकने का क्या फायदा है। एसपी सिन्हा प्लीज रुक जाइए। मेरी बात सुने पीसीआर यार, राजा मुबीन की आवाज को सुने, सिर्फ रखिए स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। सुने, एज का फैक्टर होता है। अब इतने एजेड आदमी को किस लिए स्क्रीन पे फिर देते हैं आप आ गए, घर में रेस्ट करवाया करा। हाँ तो आपकी सेना जो भाग रही है, आपकी सेना जो भाग रही है वो एज के फैक्टर की वजह से भाग रही है कि चूड़ी पहनकर और बुर्का पहनकर भाग रही है दूसरे मुल्कों में। फिर आप अगर चाहते हैं कि कायदे में बात हो तो कायदे में बोलिए, नहीं तो बेकायदे आजम जो आपके देश के हैं ना, उनको पता है कि हिंदुस्तान उनके साथ क्या कर सकता है। ठीक है, आप कायदे में रहकर बोलिए, अपनी गिरेबान से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। बोलिए मिस्टर क्या कहा था बेटा, इधर आके चाय का कप पियो। हम तो वेट कर रहे थे, ग्वाले के पुल पे आए नहीं थे आप। अब छोड़ें उसको, रहने दे। मेरा सवाल आपसे ये है, एक सवाल में आइजाना सवाल कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आपकी बड़ी काबिलियत है, आपकी एजेंसियों की बड़ी काबिलियत है, आपने वहां से राणे को उठा के यहाँ ले आए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमारे छोटी सी सीमा है इधर जो इंडिया पहुंच के शादी कर गई, तुम्हारी एजेंसियों को सीमा इधर बात है आपके लिए, शर्म की बात है कि आपकी देश की लड़की भाग गई। शर्म की बात है आपके लिए कि आपकी देश की लड़की भाग गई। अरे सुनिए, बॉर्डर पर लाइन लगाकर लड़कियां खड़ी है पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान आना चाहती है। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि आपके देश की लड़कियां भाग भाग कर हिंदुस्तान में आ रही है। पाकिस्तानी लेके मेरे भाई, तुम्हारी एक्टर को तो पाकिस्तानी लगे। इनको म्यूट कर दीजिए। एक बार मैं अपने रिपोर्टर के पास चलता हूं।